स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में उतर रहे हैं जो अमेरिकी साहित्य में बहुत खास मानी जाती है। विलियम फॉकनर की अ रोज फॉर एमिली। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो इस कहानी के विश्लेषण पर, इसके गहरे मतलब और इसके जो चौंकाने वाले पहलू हैं उन पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। ये कहानी 1930 में छपी थी। मतलब उस वक्त जब अमेरिकी दक्षिण अपनी पुरानी पहचान और एक बदलती दुनिया के बीच कहीं फंसा हुआ सा था। हाँ, और इसीलिए इसे सदर्न गॉथिक कहते हैं। अच्छा, सदर्न गॉथिक, ये क्या होता है? ये एक स्टाइल है लिखने का जिसमें पुरानेपन का तिलिस्म होता है, सामाजिक तनाव होता है और अक्सर कुछ भयानक या मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से गहरा होता है। समझ गया। तो आज हमारा मकसद है इस कहानी की जो जटिल परतें हैं उन्हें खोलना, मिस एमिली ग्रियर्सन के अकेलेपन और रहस्य को समझना, और ये देखना कि फॉकनर हमें समय, समाज और इंसान के मन के अंधेरे कोनों के बारे में क्या बताते हैं। हाँ, चलिए तो फिर शुरू करते हैं ये दिलचस्प चर्चा। जी। कहानी हमें ले जाती है मिसिसिपी के एक काल्पनिक शहर योकनापाटाफा काउंटी में। सुनने में तो बस एक जगह का नाम लगता है, पर यह कहानी के लिए बहुत मायने रखता है ना। बिल्कुल। योकनापाटाफा महज एक नक्शे पर बनी जगह नहीं है, वो उस समय के दक्षिणी अमेरिकी समाज का जीता जागता चित्र है, कह सकते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, वहाँ पुरानी परंपराएं बहुत गहरी जड़ें जमाए हुए हैं, लेकिन साथ ही बदलाव की आहट भी है। और कहानी का माहौल थोड़ा रहस्यमय है, पुरानेपन से भरा हुआ। हाँ, एक तरह का ठहराव सा लगता है। बिल्कुल, जिसमें कुछ अनकहा दबा हुआ है। यही वो सदर्न गॉथिक वाली बात है। पुराने ढहते हुए घर, सामाजिक रीति रिवाजों का बोझ और अक्सर कुछ विचलित करने वाला। तो ये सेटिंग एक तरह से चाबी है कहानी को समझने की। हाँ, बिल्कुल। किरदारों और घटनाओं को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। और इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है मिस एमिली ग्रियर्सन। जो विश्लेषण हमने देखा है वो कहता है कि वो सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि गुजरे हुए वक्त की एक निशानी जैसी हैं। सही बात है। एक पुराने सम्मानित मतलब अभिजात परिवार की आखिरी वारिस। शहर के लोग उन्हें एक तरह से जैसे म्यूजियम की कोई चीज हो वैसे देखते थे। एक स्मारक की तरह। हाँ, बिल्कुल, स्मारक की तरह। लेकिन यही सम्मान उनके लिए एक बोझ भी बन गया था। उनके पिता वो बहुत सख्त मिजाज के थे। उन्होंने एमिली की जिंदगी को पूरी तरह अपने काबू में रखा। मतलब बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं, लगभग काट ही दिया था, सामाजिक मेलजोल से बिल्कुल दूर। और फिर जब पिता की मौत हुई तो समाज की उम्मीदें और वो पुरानी शान बनाए रखने का दबाव वो और बढ़ गया। तो वो और अकेली हो गई, दुनिया से और भी ज्यादा कट गईं। उनका अकेलापन एक किले जैसा बन गया जिसने उन्हें घेर लिया। उनका चरित्र बहुत जटिल है। उसमें अपने खानदान का गर्व भी है, समाज से कटा हुआ गहरा अकेलापन भी, और अतीत से एक ऐसा लगाव है जो उन्हें आज में जीने ही नहीं देता। ये समझना जरूरी है कि उनका अकेलापन सिर्फ बाहरी नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उनकी शख्सियत का एक हिस्सा बन चुका था। अच्छा, कहानी जिस तरह से बताई गई है वो भी सीधी नहीं है। मतलब हम एमिली के अंतिम संस्कार से शुरू करते हैं, फिर अचानक उनके अतीत में चले जाते हैं। हाँ, फिर वर्तमान में लौटते हैं। ये जो नॉन लीनियर तरीका है, मतलब आगे पीछे जाना, शुरू में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसका क्या मकसद हो सकता है? देखिए, फॉकनर का ये चुनाव कहानी के असर को कई गुना बढ़ा देता है। ये जो गैर रेखीय स्टाइल है, ये एमिली की जिंदगी के राज को धीरे धीरे परत दर परत खोलता है। हाँ, जैसे शहर वालों ने उन्हें समझा होगा टुकड़ों में। बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे शायद शहर के लोगों ने एमिली को टुकड़ों में जाना होगा, अफवाहों से, कभी कभार दिखने वाली झलक से। पाठक को खुद इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर बनानी पड़ती है। इससे सस्पेंस बना रहता है। हाँ, रहस्य और तनाव बना रहता है, और हम एमिली के अकेलेपन और समाज से उनके अलगाव को ज्यादा गहराई से महसूस कर पाते हैं। ये एक तरह से हमें शहर के नजरिए से एमिली की जिंदगी देखने का मौका देता है। अधूरी जानकारी, अटकलें और आखिर में एक चौंकाने वाला सच। ये बात तो दिलचस्प है। और हम देखते भी हैं कि शहर बदल रहा है, नई पीढ़ी आ रही है, नियम बदल रहे हैं, पर एमिली वो नहीं बदलती। बिल्कुल नहीं। वो अपने उसी पुराने धूल भरे घर में बंद अतीत की परछाइयों के साथ जीती रहती हैं। जैसे उनका वो टैक्स देने से इनकार करना। हाँ, या जब उनके पिता की मौत हुई तो कई दिनों तक उनके शव को घर से नहीं ले जाने दिया। ये सब दिखाता है कि वो वक्त में कहीं पीछे छूट गई थी। सही कहा।
विश्लेषण भी यही कहता है कि उनका व्यवहार लगातार अजीब होता जाता है। तो क्या ये उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर था? यहाँ हमें उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को देखना ही होगा। पिता की मृत्यु का गहरा सदमा, जिससे उभरने का उन्हें शायद मौका ही नहीं मिला। समाज से लगभग पूरी तरह कट जाना, अपने घटते हुए सामाजिक रुतबे का एहसास और शायद प्यार और अपनेपन की एक अधूरी इच्छा, ये सब मिलकर उन्हें एक ऐसी मानसिक स्थिति में धकेल देते हैं जहां असलियत और उनके मन की दुनिया के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगती है। तो अतीत से चिपके रहना एक तरह का बचाव था। शायद बाहरी दुनिया की कठोर सच्चाइयों से बचने का एक तरीका बन गया था शायद। और फिर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है होमर बैरन की। ये कहानी का एक अहम मोड़ है। बहुत अहम। होमर वो उत्तर से आया एक फोरमैन है, मिलनसार किस्म का, शायद थोड़ा ऊंचा बोलने वाला। शहर के जो पुराने लोग हैं वो उसे एमिली के लायक नहीं समझते। हाँ, क्योंकि एक तो वो उनके सामाजिक वर्ग का नहीं था और दूसरा उसे शादी करने वालों में से नहीं माना जाता था। तो ये रिश्ता क्या था एमिली के लिए? ये कई सवाल खड़े करता है। क्या ये एमिली की सालों की तन्हाई से बाहर निकलने की एक हताश कोशिश थी, या शायद समाज के खिलाफ एक बगावत? हाँ, या फिर ये उनके दबे हुए व्यक्तित्व का एक तरह का विद्रोह था उन नियमों के खिलाफ जिन्होंने हमेशा उन्हें बांध कर रखा। शायद वो पहली बार अपनी जिंदगी पर कुछ कंट्रोल महसूस कर रही थी, किसी ऐसे के साथ जुड़कर जिसे समाज स्वीकार नहीं करता। लेकिन यही रिश्ता, हाँ, विडंबना देखिए, यही रिश्ता जो शायद उनके लिए उम्मीद की एक किरण था, कहानी के सबसे अंधकारमय और भयानक मोड़ की वजह बनता है। यहीं से कहानी त्रासदी की तरफ बढ़ती है। और वो भयानक मोड़ आता है कहानी के अंत में। जब एमिली की मौत होती है, लोग उनके घर के ऊपर की मंजिल के एक बंद कमरे का दरवाजा तोड़ते हैं, तो जो सामने आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल। उस कमरे में उन्हें होमर बैरन का कंकाल मिलता है, बिस्तर पर लेटा हुआ। कंकाल? हाँ, कंकाल, और उसके कपड़े करीने से रखे हुए हैं। जांच से पता चलता है कि एमिली ने उसे आर्सेनिक जहर देकर मारा था। हे भगवान! लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जो सबूत मिलते हैं वो बताते हैं कि होमर की मौत दशकों पहले हुई थी और एमिली ने इतने सालों तक उसके शव को अपने साथ उस कमरे में रखा। क्या? सालों तक? हाँ, और सबसे भयानक बात, बिस्तर पर होमर के कंकाल के बगल वाले तकिए पर एमिली के सफेद बाल का एक लंबा लट मिलता है। मतलब वो उसके साथ सोती रही होंगी। यही भयानक सबूत है। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? विश्लेषण क्या कहता है इस बारे में? देखिए, यही कहानी मनोवैज्ञानिक हॉरर की गहराइयों में उतर जाती है। विश्लेषण ये इशारा करता है कि एमिली का मकसद शायद होमर को हमेशा के लिए अपने पास रखना था, उसे जाने से रोकना था। क्योंकि शायद वही अकेला था जिसने उन्हें अपनापन महसूस कराया। हाँ, हो सकता है। होमर शायद अकेला इंसान था जिसने एमिली को कुछ हद तक अपनेपन का एहसास कराया था, और एमिली उसे खोने का डर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो उसे मारकर उसके शव को अपने पास रखकर एमिली ने शायद उस पर एक स्थायी नियंत्रण पा लिया। एक ऐसा नियंत्रण जो उन्हें जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। बिल्कुल, जिंदगी में उन्हें कभी कोई कंट्रोल हासिल नहीं हुआ था। ये प्रेम, अधिकार, मृत्यु और अकेलेपन का एक बहुत ही विकृत और दुखद मिश्रण है। ये दिखाता है कि अलगाव और अतीत का बोझ इंसान को किस हद तक तोड़ सकता है और उसे किस तरह के भयानक कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है। जी चलिए अब थोड़ा कहानी के जो मुख्य विषय हैं उन पर और गहराई से बात करते हैं। जैसा कि विश्लेषण में बार बार उभर कर आता है, पहला और सबसे हावी विषय है अकेलापन और अलगाव। निश्चित रूप से एमिली सिर्फ शारीरिक रूप से अकेली नहीं है, वो भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी पूरी तरह कटी हुई हैं। ये अकेलापन कहानी के हर हिस्से में महसूस होता है। और दूसरा है समय और परिवर्तन का संघर्ष। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फॉकनर यहाँ दिखाते हैं कि कैसे दक्षिणी समाज बदल रहा है, पुरानी व्यवस्था ढह रही है, नया दौर आ रहा है। लेकिन एमिली इस बदलाव का प्रतिरोध करती हैं। वो बिल्कुल नहीं बदलना चाहती। वो पुराने दक्षिणी मूल्यों, परंपराओं और अपने परिवार के उस गौरवशाली अतीत से चिपकी रहती हैं। उनका घर, उनका रहन सहन, सब कुछ अतीत में अटका हुआ है। तो ये सिर्फ एमिली की कहानी नहीं, बल्कि पुराने और नए के बीच का एक सांस्कृतिक टकराव भी है, जहां अतीत को छोड़ना मुश्किल और दर्दनाक है। बिल्कुल। तीसरा विषय जिस पर हमने थोड़ी बात की भी है वो है मानसिक स्वास्थ्य का धीरे धीरे बिगड़ना। कहानी ये तो नहीं कहती कि एमिली पागल थीं,
नहीं, ऐसा लेबल नहीं लगाती। पर यह जरूर दिखाती है कि कैसे लगातार दुख, सामाजिक दबाव, अलगाव और शायद कोई अनकहा सदमा उसने उनकी असलियत की पकड़ को कमजोर कर दिया। हाँ, उनका व्यवहार, टैक्स ना देना, पिता के शव को न छोड़ना और आखिर में होमर की हत्या, ये सब उनके बिगड़ते मानसिक संतुलन की ओर इशारा करते हैं। चौथा अहम पहलू आपने बताया था सामाजिक नियंत्रण, खासकर महिलाओं पर। जी, उस दौर के दक्षिणी समाज में खासकर एमिली जैसे ऊंचे खानदान की महिलाओं से एक खास तरह के व्यवहार और मर्यादा की उम्मीद की जाती थी। उनकी जिंदगी पहले पिता के नियंत्रण में थी, फिर समाज की नजरें और परंपराएं उन पर हावी थीं। उन्हें अपनी मर्जी से जीने की आजादी नहीं की। हाँ, या साथी चुनने की भी। उनका विद्रोह भी जब वो होमर के साथ दिखती हैं, समाज की नज़र में एक उल्लंघन था। और अंत में उनका वो भयानक काम, वो भी शायद नियंत्रण पाने की एक विकृत कोशिश थी। उस दुनिया में जहां उन्हें कभी अपना नियंत्रण महसूस ही नहीं हुआ। बिल्कुल। और आखिर में मृत्यु और शोक का विषय। हाँ, एमिली मौत को स्वीकार नहीं कर पाती। पहले पिता की मृत्यु पर उनका इनकार, मेरे पिता मरे नहीं हैं, और फिर होमर को मारकर उसे मौत के बाद भी अपने पास रखने की कोशिश। ये मृत्यु और नुकसान से निपटने का एक बहुत ही अजीब और डरावना तरीका है। हाँ, ये दिखाता है कि शोक और हानि उन्हें किस तरह तोड़ देते हैं। फॉकनर ने कहानी में प्रतीकों का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है। जैसे शीर्षक ही है, अ रोज फॉर एमिली। हाँ, ये गुलाब क्या दिखाता है? विश्लेषण में कई बातें हैं। हाँ, ये शीर्षक खुद एक पहेली जैसा है। गुलाब शायद एमिली के प्रति पाठक की सहानुभूति का प्रतीक हो सकता है, या शायद वो प्यार जो उन्हें कभी मिला नहीं। हाँ, या शायद वो सामान्य जिंदगी जो उन्हें नसीब नहीं हुई। कुछ लोग इसे एक श्रद्धांजलि मानते हैं, जैसे किसी कब्र पर चढ़ाया गया फूल। ये एमिली की दुखद कहानी, उसकी अधूरी ख्वाहिशों या शायद बस एक धुंधली याद का प्रतीक हो सकता है। मतलब कोई एक जवाब नहीं है, कोई एक निश्चित व्याख्या नहीं है, और शायद यही इसकी खूबसूरती है। और एमिली का घर, वो पुराना बड़ा सा धूल भरा घर, वो घर तो बस एक इमारत नहीं, वो खुद एमिली का प्रतीक है। बाहर से वो अब भी शायद भव्य दिखता हो, पुराने गौरव की याद दिलाता हो, लेकिन अंदर से वो बंद, अंधेरा, धूल भरा और जर्जर है। बिल्कुल एमिली की जिंदगी की तरह। हाँ, ठीक एमिली की जिंदगी की तरह, जो बाहर से शांत और स्थिर दिखती थी, पर अंदर से टूट चुकी थी और एक भयानक राज छिपाए हुए थी। ये घर दक्षिणी अभिजात्य वर्ग के पतन का भी प्रतीक है, एक ऐसी शान जो अब बस खंडहर बनकर रह गई है। और वो अजीब सी गंध जो एक समय एमिली के घर से आती थी, जिसकी शिकायत लोगों ने मेयर से की थी। वो गंध, वो कहानी में एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। असल में तो वो होमर बैरन के शव के सड़ने की गंध थी। हाँ, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये छिपी हुई मृत्यु, नैतिक सड़ांध और उस भयानक रहस्य का प्रतीक है जो उस घर की दीवारों के पीछे दफन था। ये उस सच्चाई का भौतिक रूप थी जिसे एमिली ने सालों तक छुपाए रखा, और जिसे समाज भी शायद पूरी तरह जानना नहीं चाहता था। शायद ये उस अनदेखे अंधेरे का संकेत था जो एमिली की जिंदगी में और शायद उस समाज में भी मौजूद था। फॉकनर की लिखने की शैली भी काफी अनोखी है। हमने वो नॉन लीनियर कहानी की बात की, सस्पेंस धीरे धीरे बनाने की बात की। विश्लेषण ये भी बताते हैं कि उनकी भाषा अक्सर सरल दिखती है, पर उसमें गहरे अर्थ छिपे होते हैं। बिल्कुल, फॉकनर की यही खासियत है। वो पाठक को सीधे सीधे सब कुछ नहीं बताते, इशारों, प्रतीकों और माहौल के जरिए कहानी को बुनते हैं। वो इंसान के मन की गहराइयों में उतरते हैं, बिना कोई नैतिक फैसला सुनाए। शायद इसीलिए अ रोज फॉर एमिली आज भी इतनी असरदार है। हाँ, और अमेरिकी साहित्य का एक जरूरी हिस्सा मानी जाती है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये दक्षिणी समाज, उसकी परंपराओं, उसके पाखंड और बदलाव के साथ उसके संघर्ष पर एक बहुत बारीक टिप्पणी भी है। ये दिखाती है कि कैसे परंपरा, सामाजिक दबाव और व्यक्तिगत त्रासदी मिलकर किसी इंसान की रूह को कुचल सकते हैं। बिल्कुल, ये यथार्थवाद, गॉथिक हॉरर और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का एक असाधारण मिश्रण है। तो कुल मिला के इस कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? ये सिर्फ एक पुराने घर में रहने वाली अकेली औरत की डरावनी कहानी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है। ये एक व्यक्ति की त्रासदी है, एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने अतीत, अपने समाज और अपने अकेलेपन की कैदी बन गई। ये दिखाती है कि समाज की उम्मीदें, परिवार का नियंत्रण और प्यार की कमी किसी इंसान को कैसे तोड़ सकती है। हाँ, भावनात्मक और मानसिक रूप से। फॉकनर ने बड़ी कुशलता से दर्शाया है कि कैसे अतीत से जरूरत से ज्यादा जुड़ाव,
बदलाव को स्वीकार न कर पाना और अनसुलझी मानसिक पीड़ा, ये सब मिलकर एक इंसान की जिंदगी को एक भयानक और दुखद अंत तक ले जा सकते हैं। ये कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास के लोगों को कितना समझते हैं और अकेलापन किसी को किस हद तक प्रभावित कर सकता है। हाँ, और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें समाज के दबावों, व्यक्ति के अकेलेपन के अंधेरे और मानसिक स्वास्थ्य के उन पहलुओं पर सोचने को मजबूर करती है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। ये याद दिलाती है कि हर बंद दरवाजे के पीछे एक अनकही कहानी हो सकती है। जी बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है जो शायद हमें और गहराई में ले जाए। हाँ, यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर पाठक अक्सर सोचते हैं। एमिली ग्रियर्सन, क्या वो पूरी तरह से परिस्थितियों की शिकार थी? मतलब अपने पिता के सख्त नियंत्रण और समाज की उम्मीदों की शिकार? या फिर उसके कामों में, खासकर होमर बैरन के साथ जो उसने किया, उसमें उसकी अपनी इच्छा शक्ति, अपना नियंत्रण वापस पाने की एक भयानक और विकृत कोशिश भी शामिल थी। कितना समाज जिम्मेदार था और कितना उसका अपना अंदरूनी अंधेरा। हाँ, समाज का दबाव कितना था और उसकी अपनी अंदरूनी दुनिया का अंधेरा कितना। फॉकनर हमें इसका सीधा जवाब नहीं देते और शायद इसी सवाल में कहानी की असली